India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के मौजूदा विधायक छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर की जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने वाले अपेक्षित आदेश वर्ष 2018 में वापस पारित किए गए हैं और इसीलिए इस स्तर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। एसएलपी को जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की खंडपीठ ने धनशोधन मामले में भुजबल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का भी निस्तारण किया है। जैसा कि याचिकाकर्ता को 2018 में जमानत पर बढ़ाया गया है और इस स्तर पर याचिका की गिरफ्तारी की अवैधता पर सवाल पर जाना आवश्यक नहीं है। हालांकि ये मुद्दा खुला रहेगा जिसे याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में उचित स्तर पर उठाया जा सकता है। भुजबल वर्तमान में ये ओला निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं। राकंपा के विभाजन के बाद भुजबल भाजपा शिवसेना गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए अजीत पवार खेमे में शामिल हो गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2016 को भुजबल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की मांग की गई थी। मई 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भुजबल को जमानत दे दी जिसमें उनके पासपोर्ट को आत्मसमर्पण करने और अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ने सहित कई शर्तें लगाई गई। भुजबल को पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत धनशोधन के आरोपों के बाद 14 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली में महाराष्ट्र सदन और मुंबई विश्वविद्यालय में कलीना पुस्तकालय के निर्माण के लिए ठेके देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी और अब महाराष्ट्र में लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2014 में आम आदमी पार्टी द्वारा दायर एक जनहित याचिका के कारण एक विशेष जांच दल की स्थापना हुई। भुजबल ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 22 के तहत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कथित अवैधता के आधार पर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मामले में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को राहत मिली है। कोर्ट ने किसी भी कठोर कार्रवाई पर लगाई रोक और लगाते हुए आपको बता दें कि मामले की सुनवाई 10 फरवरी तक जवाब मांगा है और जस्टिस अभय एस ओक ने गुजरात सरकार को शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कथित तौर पर उत्तेजक गाने के साथ एक एडिटेड वीडियो पोस्ट करने के लिए जामनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई थी जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया है कि एफआईआर गुजरात पुलिस द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रतापगढ़ी द्वारा अपलोड की गई 46 सेकंड की वीडियो क्लिप जिसमें वह हाथ हिलाते हुए चल रहे थे तो उन पर फूलों की वर्षा भी की जा रही थी और बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था। उस गाने के बोल उत्तेजक, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कवि इमरान प्रतापगढ़ी के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की एफआईआर को हाईकोर्ट जो है गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज करने से मना कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा है कि सांसद कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और 3 जनवरी 2025 को एक एडवोकेट के क्लर्क ने जामनगर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ इंस्टाग्राम एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहा है। सांसद ने इस एफआईआर के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट ने कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि चूंकि आवेदक खुद एक सांसद है और कानून बनाने वाली संसद के सदस्य हैं, इसीलिए उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ये भी कहा गया कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जामनगर में एक सामूहिक लगन समारोह के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें भारत में वर्तमान में मनुष्य को दिए जा रहे इंस्टाडर्मल रेबीज वैक्सीन और कुत्तों को दिए जाने वाले रेबीज पशु चिकित्सा वैक्सीन की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी, जो जांच करेगा और रेबीज के मुद्दों को संबोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। ये याचिका केरल प्रवासी एसोसिएशन द्वारा कुत्तों द्वारा काटे गए कई लोगों की पृष्ठभूमि में दायर की गई, जो रेबीज के शिकार हो गए। याचिका में कहा गया कि इन मौतों ने उपचार प्रोटोकॉल और सबसे महत्वपूर्ण बात टीकों की प्रभावकारिता के बारे में कई सवाल खड़े किए हैं। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार मनुष्य के लिए रेबीज वैक्सीन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इसके निर्माण और परीक्षण के लिए कम से कम 3 से 4 महीने की आवश्यकता होती है। रिट याचिका में दावा किया गया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर वैक्सीन निर्माण के 14 दिन के भीतर राज्य में पहुंच गई। अपेक्षित गुणवत्ता जांच का पालन न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का सीधा उल्लंघन होगा। साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। ये भी प्रस्तुत किया गया कि रेबीज से संक्रमित कुत्तों की संख्या में वृद्धि की भी चिंता का विषय है और ऐसे में इसीलिए कुत्तों को दिए जाने वाले एंटी रेबीज टीकों की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए। तर्क दिया गया कि भारत में कुत्तों की मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ये 100% रोकथाम योग्य जो है वो बीमारी है। इसके बावजूद हर साल मौतें बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध टीकाकरण महंगा है, क्योंकि एक टीका 7500 रुपए का है और इसके बावजूद इस मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय बजट को राज्य सरकार द्वारा कम कर दिया गया। पिछली बार जब मामला जस्टिस रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल के खंडपीठ के समक्ष आया था तो उसने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी और केरल राज्य और भारत संघ दोनों ने रेबीज के मुद्दे के बावजूद इस मामले में अपनी उपस्थिति और जवाब भी दाखिल करने में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश में उम्मीदवारों की स्थानीय स्थिति निर्धारित करने के लिए संशोधित मानदंडों को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट द्वारा 17 दिसंबर 2024 को खारिज किए गए प्रावधानों में तेलंगाना मेडिकल कॉलेज स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियम 2021 और आयुष पाठ्यक्रम नियमों के तहत एक समान खंड के नियम शामिल थे, जिसमें उम्मीदवारों की स्थानीय स्थिति निर्धारित करने के लिए सख्त मानदंड लागू करने की मांग की गई थी। जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि हमें डर है कि इस तरह की प्रार्थना को गुण दोष के आधार पर याचिका सुने बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के एक विस्तृत निर्णय द्वारा कानून के कुछ प्रावधानों को अलग रखा है और जब तक हम ये नहीं पाते कि हाईकोर्ट द्वारा अपनी अपनाई गई दलीलें गलत हैं, हमारे विचार में विवादित निर्णय और आदेश पर रोक लगाने के प्रभाव वाला अंतरिम आदेश न्याय के हित में नहीं होगा। जहां तक कि ये तर्क दिया गया कि विवादित निर्णय काउंसलिंग प्रक्रिया से कुछ सेवारत उम्मीदवारों को बाहर कर देगा जिन्होंने तेलंगाना से अपनी 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की, लेकिन राज्य के बाहर से MBBS किया और उसके बाद सरकारी कॉलेजेस अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया। अदालत का मानना था कि निर्णय के प्रभावी हिस्से का एक ऐसा प्रभाव नहीं था। इसमें आगे कहा गया कि यदि राज्य उनके लिए काउंसलिंग की सुविधा के लिए कुछ करना चाहता है तो हमें नहीं लगता कि विवादित निर्णय और आदेश इसमें बाधा बनेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो
28 अक्टूबर 2024 को तेलंगाना सरकार द्वारा संशोधित पीजी मेडिकल कोर्स प्रवेश नियमों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष लगभग 100 रिट याचिकाएं दायर की गई। रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि तेलंगाना या स्थानीय क्षेत्र से MBBS, BAMAS जो है और साथ ही साथ BHMS पाठ्यक्रम पूरा करने वाले उम्मीदवार शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पीजी कॉलेज प्रवेश परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार होंगे। इस फैसले को चुनौती देते हुए तेलंगाना राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM के उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी मोहम्मद ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। बता दें आपको कि हुसैन ने शुरू में 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत के संबंध में दर्ज हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन इससे इनकार कर दिया गया। हालांकि दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए उन्हें हिरासत में पैरोल दी गई थी। अंतरिम जमानत की मांग करते हुए हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल हुसैन के वकील की इस दलील को ध्यान में रखते हुए हुसैन केवल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान भीड़ को उकसाने के आरोपी में 4 साल और 10 महीने से हिरासत में है। सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस मित्तल ने कहा कि हुसैन पर 11 मामले दर्ज है, जिसमें से उन्हें 9 मामलों में जमानत मिल चुकी है और जिन 2 मामलों में वह हिरासत में है उनमें एक PMLA के तहत दर्ज है। जस्टिस अमानुल्लाह ने अग्रवाल से कहा कि वह अदालत को संबोधित करे जैसे कि हुसैन नियमित जमानत मांग रहे हैं और हिरासत में पहले से बिताए गए समय के बारे में पूछताछ करें। जवाब में सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि हुसैन को 16 मार्च 2020 का तत्काल मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह लगभग 4 साल और 10 महीने की हिरासत बिता चुका है। जब पीठ ने उस विशेष प्राथमिकी पर सीनियर एडवोकेट की जांच में उसमें अंतरिम जमानत की मांग जारी रखी थी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उच्च न्यायालय के अपेक्षित आदेश ने उस प्राथमिकी संख्या से अलग प्राथमिकी दर्ज की जिसमें हुसैन अंतरिम जमानत मांग रहे थे। इसके बाद अदालत को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने बताया कि हुसैन ने केवल हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत इनसे मांगी थी और नियमित जमानत नहीं। अग्रवाल ने बताया कि हुसैन की नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित थी, जिसमें अंतरिम आवेदन दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 या PMLA के तहत अभियोजन चलाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण या NGT के अधिकार क्षेत्र पर संदेह व्यक्त किया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि PMLA के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए NGT के अधिकार क्षेत्र पर गंभीर संदेह है। हालांकि हम इस सवाल पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैराग्राफ 230 में दिए गए निर्देश को अन्यथा भी रद्द करना होगा। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भोयान की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामले में कंपनी के खिलाफ PMLA के तहत कार्रवाई शुरू करने के NGT का निर्देश रद्द कर दिया है। खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि रजिस्टर्ड अनुसूचित अपराध की अनुपस्थिति में PMLA के तहत कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने वारिस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में खतरनाक क्रोमियम अपशिष्ट निपटान के कारण प्रदूषण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी पर्यावरण क्षतिपूर्ति आदेश के पहलुओं को अलग रखा गया है। NGT ने 27 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UPPCB को वारिस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का निर्देश दिया है। लिमिटेड और अन्य इकाइयों पर खान, चांदपुर, रनिया, कानपुर देहात के गांवों में खतरनाक क्रोमियम कचरे के अनुचित भंडारण के माध्यम से भूजल को प्रदूषित करने का आरोप है। बता दें कि वारिस केमिकल ने NGT के समक्ष अपील में PCB के आदेश को चुनौती दी। अपने फैसले में NGT ने PCB की कार्यप्रणाली पर अस्वीकृति व्यक्त की है। NGT ने विशेष रूप से वारिस केमिकल द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के लिए
पर्यावरण मुआवजे की पुनर्गणना की और साथ ही साथ करीब 25 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। कंपनी को पर्यावरण कानूनों का दोष बताया है और साथ ही वारिस केमिकल ने एनजीटी के निष्कर्षों और लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने माना था कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर फैसले की आलोचना की और हाईकोर्ट के समक्ष इसके खिलाफ अपील करने की कसम खाई है। बता दें कि सेशन जज अनिरबन दास ने अपने फैसले में जांच करते समय पुलिस द्वारा की गई चूक और अस्पताल अधिकारियों द्वारा मामले को छिपाने के प्रयासों पर भी आपत्ति जताई थी। अगस्त 2024 में हुई इस घटना ने पूरे देश में काफी ज्यादा हंगामा मचाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया, जिसने सेशन कोर्ट के समक्ष अपना आरोप पत्र दाखिल किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसने डॉक्टर्स की कार्यस्थल सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश भी बनाने और जांच निगरानी करने के लिए इसे स्वतः संज्ञान लिया है। इस विभत्स घटना के बाद कोलकाता और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जिसने पश्चिम बंगाल सीआईडी से जांच का जिम्मा संभाला है, जिसने बलात्कार हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ, आपको बता दें कि संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। बताया भी जा रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष विभिन्न मामले दायर किए गए हैं, जिसने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष द्वारा कथित दुराचार और भ्रष्टाचार की जांच भी सीबीआई को सौंप दी है। क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में प्रभारी अधिकारी के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने मामले को अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया। इसमें इस तथ्य की ओर इशारा किया गया कि पीड़िता ने पूर्व प्रिंसिपल के साथ कथित मिलीभगत से आत्महत्या की हो सकती है। हालांकि चूंकि सीबीआई प्रिंसिपल और ओसी के खिलाफ समय पर आरोप पत्र दाखिल करने में असमर्थ थी, इसीलिए उन्हें जमानत दे दी गई है। इस प्रकार मामले में एकमात्र शेष आरोपी जिसके खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया, वह मुख्य आरोपी संजय राय था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.